क्लास 10th साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो 10th चैप्टर उसका नाम है स्पेस मिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। इस एक वीडियो के अंदर इसको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइक अ मूवी मिलने वाला है। तो वीडियो को 15 मिनट देखो, फिर डिसाइड करना, आपको खुद मजा आ जाएगा। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। आपको टारगेट दे रहा हूं इस वीडियो पे 25,000 लाइक्स करने का। तो लाइक का बटन दबा दो और नीचे कमेंट में अपना नाम लिख दो कि आप मेरे सुपर लर्नर हो। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पेस मिशन क्या होता है। चैप्टर क्यों पढ़ रहा है स्पेस मिशन में, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, और स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, स्पेस डेब्रिस और छोटे छोटे और भी टॉपिक्स है। सब कुछ कवर करने वाला है तुम्हारा भाई इसी वीडियो के अंदर, तो पूरा देखना। चलो, इजी लर्निंग में हमारा एक सिंपल सा गोल है कि मेकिंग लर्निंग सुपर इजी। आपको टाइम टू टाइम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टेस्ट लेते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ज्वाइन जरूर कर लेना। और ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप देखो कहां मिलेगा आपको, एप्लीकेशन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री मटेरियल्स में जाना है, फ्री कंटेंट में जाना है, क्लास 10th में जाना है, एंड देन शुभम झा करके जाना है। वहां पे एक वन शॉट का पूरा फोल्डर मिल जाएगा। और अगर और आपको थोड़े बहुत लाइव क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम चाहिए तो ये इजी लर्निंग का चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस पे भाई गजब, मतलब बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इंसान ना हमेशा चीजों को लेकर के बहुत क्यूरियस था। पर आपका जो ये टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक सवाल के साथ शुरू होता है। क्या सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। स्काई यानी कि आसमान और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, इन दोनों में अंतर क्या है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब आप बताओ, कमेंट में बताना, ठीक है ना। तारे आसमान में है या तारे स्पेस में है? बहुत बढ़िया सवाल है ना। कि जो स्टार्स है, आर दे इन द स्काई और आर दे इन द स्पेस। नॉर्मल लेमैन टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, पहले कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है ना। नॉर्मल लेमैन टर्म में हम क्या बोलते हैं, अरे आसमान में तारे चमक रहे, आसमान में चांद है। पर क्या सच में आसमान में चांद है? सोच के देखो इस चीज के बारे में। तो हमें थोड़ा सा समझना है कि फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। बहुत आराम से आपको समझाता हूं। ये हमारा सन है, सन से क्या होता है, लाइट आता है अर्थ के ऊपर। सन से अर्थ के ऊपर लाइट आ रहा है। अब जो ये लाइट आता है कहां से, सन से। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, मीथेन, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स, ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो लाइट वहां से आ रहा है बच्चों, समझना, ये जो लाइट यहां से आ रहा है वो स्कैटर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये लाइट स्कैटर होता है। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा जो आसमान है ना, वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब समझना इस सवाल का जवाब, स्काई अपीयर्स ब्लू, हमारा जो स्काई है बच्चों वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो जो सनलाइट आ रहा है वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर होना मतलब मान के चलो एक लाइट रे ऐसे आया, वो चारों तरफ ऐसे स्कैटर हो गया, फैल गया, ठीक है ना। तो हमें जो ये स्काई ब्लू दिखता है ना, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो हमें ब्लू इसलिए दिखता है। अच्छा, स्काई इज द रीजन इन विच द सनलाइट इज स्कैटर्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ध्यान से सुनो, स्काई क्या है, स्काई एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो सनलाइट है वो स्कैटर होता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद सब स्पेस। पॉइंट समझ में आया, सिंपल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जहां पे अर्थ एटमॉस्फेयर में लाइट स्कैटर हो रहा है वो स्काई है, बाकी उसके बाद स्पेस है। थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं मैं आप लोगों को। चलो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये एक रास्ता यहां पे डिशुम 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 हो रहा है और ये रहा हमारा सुपरमैन। तो सुपरमैन को अब जाना है सूरज से एनर्जी लेने के लिए, तो हमारा सुपरमैन टेक ऑफ करता है। हमारा सुपरमैन चलो उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है। अब हमारा सुपरमैन धीरे 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 अर्थ के बाहर निकल गया और उड़ता जा रहा उड़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब स्काई के गया, आसमान से बाहर गया, स्पेस में गया हमारा सुपरमैन, बढ़िया धूप ले रहा है। तो मान लो कि एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसको हम बोलेंगे एज ऑफ स्पेस, ठीक है ना, कि इसके बाद तुम्हारा स्पेस शुरू, स्काई खत्म तरीके से। ओके, अब ये कहां होता है टेक्निकली, अर्थ के, अगर हम देखे जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का, उसके ऊपर एक लाइन है जो कि जिसको हम बोलते हैं कार्मन्स लाइन, और ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर
ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इससे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऊपर है। हम कहते हैं कि इसके बाद हमारा स्पेस शुरू हो जाता है, यहां तक नहीं है। थोड़ी सी और क्लैरिटी आई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण के लिए एक चीज समझते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मैं इस रोड पे खड़ा हूं, ओके, और मैं यहां पे देख रहा हूं, इन लोगों को देख पा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इस तरफ देखना है यहां पे खड़े होकर के, तो क्या मैं देख पाऊंगा? वी कैनॉट सी बियॉन्ड और टर्न फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे खड़े होकर के अगर कोई टर्निंग आ जाएगी तो मैं उसमें नहीं देख सकता। समझ आ रहा है? अच्छा, मान लो कि मुझे लेकिन वो टर्न देखना, तो मैं क्या किया, मैं थोड़ा ऊपर चला गया, मैं एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ गया। अब जब मैं बिल्डिंग के ऊपर बैठ गया तो वहां से मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से सारे रास्ते को देख पा रहा हूं, ऑल द स्ट्रीट्स, आई एम एबल टू सी ऑल द स्ट्रीट्स। क्या मैं देख पा रहा हूं? हाँ, ऑब्वियसली देख पा रहा हूं। पर मुझे थोड़ा और देखना है, तो अब मैं क्या कर रहा, थोड़ा और ऊपर चला गया, मैं एक हेलीकॉप्टर में चला गया। हेलीकॉप्टर से मैं पूरी सिटी देख पा रहा हूं। समझ रहे हो? हेलीकॉप्टर में जब मैं बैठ गया तो अब मैं पूरी सिटी को देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे और कंट्रीज देखनी है, सिटी ही नहीं। तो मैं थोड़ा और ऊपर चला गया। अब और ऊपर स्पेस में जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, पूरी कंट्री देख पा रहा हूं। और अगर मैं जितना दूर दूर जाऊंगा मेरा व्यू उतना बड़ा होता चला जाएगा। समझ आया? तो वी कैन सी द एंटायर कंट्री फ्रॉम द स्पेस। हम स्पेस में चले गए तो हम पूरा का पूरा कंट्री देख सकते हैं। तो लर्नर्स, एक चीज को यहां पे समझते हैं। ये है अर्थ, अर्थ के ऊपर डाला मैंने कैमरा, ओके, क्योंकि मैं कैमरा लेके गया तो मैं देख रहा था। अब ये जो कैमरा है जो अर्थ के ऊपर है, वो क्या होगा, वो रेस्ट पे है, ऐसा रख दिया मैंने अर्थ के ऊपर। अर्थ की होती है एक अपनी ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के कारण ये कैमरा गिर जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि ये कैमरा वहां रुका रहे या फिर वो कैमरा अलग अलग पार्ट को देखे। तो मैं इस चीज को करता कैसे हूं, प्रैक्टिकल इस चीज को कैसे किया जाता है, ध्यान से समझना। मैंने उस कैमरे को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा दिया। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पे कोई सामान है, मैं उसको गोल 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 घुमा रहा हूं, तो वो अब सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। जैसे कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कैमरा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, तो ये गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जब गोल घूम रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जब ऐसे 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 गोल घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट बना रही है। आप टेंजेंट समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो गूगल करो व्हाट इज अ टेंजेंट, ठीक है ना, सर्कल को ऐसे टच करके जाने वाला। तो ये नॉर्मली इधर जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ये गोल 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 घूम रहा है तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग है। क्योंकि ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो जब यहां जाएगा तो डायरेक्शन अलग होगा, यहां जाएगा तो इधर डायरेक्शन होगा, इधर आ जाएगा तो इधर डायरेक्शन होगा, यहां जाएगा तो इधर डायरेक्शन होगा। एट एवरी पॉइंट इसका डायरेक्शन अलग रहेगा, लेकिन हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, मतलब एक टेंजेंट की तरफ होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे काम आएगा, बट अभी के लिए इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ऐसे 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 गोल घूम रहा है। अच्छा, यहां पे जब ये गोल घूम रहा है तो एट द सेम टाइम मैं सेंटर से मैंने कुछ से बांध रखा है। इमेजिन करो मेरे पास ये चार्जर है, ओके, मेरे पास लेट्स से ये चार्जर है, ओके, और इस चार्जर को ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो मैं जब इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूं तो ये जो मेरा कैमरा है, मान लो ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि मैं सेंटर से किसी रस्सी से बांध करके रखा है मैंने, तो सेंटर की तरफ मैं खींच रहा हूं, राइट। तो यहां पे सेंटर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, राइट। वो जो सेंटर की तरफ से फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये जो वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो ये क्या हो रहा है, ये गिर नहीं रहा है। वेलोसिटी के कारण ये मूव कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको गिरने नहीं दे रहा है या फिर टेंजेंशियली उस डायरेक्शन में भागने नहीं दे रहा है। इज इट क्लियर? तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है सेंटर सेकिंग फोर्स, जिसके बारे में हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है। सिंपल है। चलो, तो अब आ जाते हैं, यहां पे ये गोल 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 घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है और टेंजेंशियल वेलोसिटी के कारण ये घूम रहा है। लेकिन किसी तरीके से अगर मेरा रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? अगर ये रस्सी टूट जाए तो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है ना उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। सिंपल है, क्लियर है, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो मान लो कि हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कैमरा है और यहां पे अर्थ की ग्रेविटी भी है। तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, जैसे पहले मेरा हाथ उस खींच रहा था उस तरीके से अब ग्रेविटी इसको खींच रही है। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इसको कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दूं, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, तो ये क्या करने लगेगा, ये गोल 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 घूमने लगेगा और पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ये सर्कुलर मोशन करेगा और पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और अलग अलग फोटोज लेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में गोल 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 घूम रहा है? तुम बोलोगे हाँ भैया, बिल्कुल बोल सकते हो कि एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़े 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 ऑब्जेक्ट के आसपास घूम रहा है। इस छोटे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। इस छोटे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस
दैट ऑर्बिट्स और सर्कल्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो छोटा है, स्पेस के अंदर है, और एक बड़े ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में वो गोल 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 घूम रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सैटेलाइट बोलूंगा। सिंपल डेफिनेशन, सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट ऑर्बिट्स और सर्कल्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो कि सैटेलाइट हमारा होता है नेचुरल सैटेलाइट। ओके, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है ना? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो काफी बड़ा है, ओके, स्पेस के अंदर है, ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, जो अर्थ के आजू बाजू में घूम रहा है या फिर कोई भी दूसरे प्लैनेट के आजू बाजू में घूम रहा है, और उसके ऑर्बिट एकदम फिक्स है कि ऐसे ही घूम रहा है। ऐसा नहीं अभी मैं यहां जा रहा हूं, अभी मैं यहां चले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि इसी ऑर्बिट में ये गोल 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 क्या करने वाले हैं? ये घूमने वाले हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन है? चंदा मामा हमारे अर्थ के क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। इज इट क्लियर? अच्छा, बाकी भी प्लैनेट्स है। एग्जांपल के लिए अगर मैं जुपिटर की बात करूं, ठीक है ना, तो जुपिटर के पास भी अपने बहुत सारे मून हैं, यानी कि सैटेलाइट है। मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखना इस बात को। इस बात को बिल्कुल नहीं बोलना बेटा कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। और देखो हम लोग बहुत मजे से पढ़ाते हैं, इतना पढ़ने के बाद तुमको समझ आ गया होगा। लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो। टारगेट करते हैं 25,000 लाइक्स का, और कमेंट में अपना नाम लिख दो और अपना फीडबैक जरूर लिखना कि यहां तक तुम्हें चीजें समझ आ रही है। टेक्स्ट बुक में रीड करके नहीं समझ आता, स्कूल में नहीं समझ में आता, यहाँ समझ आ रहा है। बहुत प्यार से पढ़ाता हूं मैं। बाकी महाराष्ट्र का बेस्ट ऑनलाइन क्लास है हमारा, लिमिटेड स्टूडेंट वाला हमारा बैच होता है। नंबर तुम्हें नीचे दिख रहा है, इस पे कॉल करके तुम एडमिशन ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी चीज का एक ही नेचुरल सैटेलाइट हो, बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकते हैं। यहां पे जैसे देखो 1 2 3 तो तुम्हें दिख रहा है, बाकी छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। ओके, इसके अलावा लर्नर्स हम कह सकते हैं कि प्लैनेट्स आर नेचुरल सैटेलाइट टू द सन। तुम बोलोगे भैया कैसे? देखो सन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, सारे जो प्लैनेट्स है उससे छोटे हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो जो प्लैनेट्स है हमारे, दोज आर नेचुरल सैटेलाइट टू द सन। क्लियर हो गया? चलो, अब मैन मेड ऑब्जेक्ट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? हमने देखा नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? इट्स अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अर्थ और एनी अदर प्लेनेट। हो सकता है कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपने वो देखा मिशन मंगल, उसमें हम मार्स के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट को घुमाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा अर्थ ही हो, इट कैन बी सम अदर प्लेनेट टू। तो अ मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लेनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, पर ऑर्बिट उसका फिक्स होगा, छोटा होगा उस प्लेनेट से। समझ रहे हो? अच्छा, यहां पे आप देख सकते हो कि ये अर्थ है और एक फिक्स ऑर्बिट है जिसमें एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है ये, जो गोल 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 घूम रहा है। तो ये मैन मेड ऑब्जेक्ट क्या है? ये मैन मेड ऑब्जेक्ट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। दिमाग में आ गया? समझ आ गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ह्यूमंस ने अर्थ के बाहर, अभी एलियंस का तो अभी तक पता नहीं चला है मेरे को कुछ, जादू जादू ओम 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 अभी तक एलियंस का कुछ पता नहीं चला है। तो ह्यूमंस ने मैन मेड ऑब्जेक्ट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट हमने अर्थ के बाहर में भेजा है। समझ रहे हो? एक एक करके सारी चीजें आपको समझा रहा हूं मैं। अच्छा, अब ये सब कहानी शुरू कहां से हुई? तो आपको पता वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि दो सुपर पावर निकल के आई, एक आई हमारी यूएसए और दूसरा आई हमारी रशिया। ओके, अब यहां पे क्या हुआ? यूएसएसआर। तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी था उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट मेकिंग स्पेस वॉयज पॉसिबल। सिंपल सा समझो कि जब बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो स्पेस की यात्रा, स्पेस वॉयज मतलब क्या होता है? स्पेस की यात्रा हो पाई, क्योंकि क्या डेवलप हो गया था? स्पेस क्राफ्ट डेवलप हो गया था। मतलब एक ऐसा कुछ सामान बन गया था, एक ऐसा मशीन बन गया, एक ऐसी गाड़ी बन गई जिससे हम स्पेस में जा सकते हैं। अब क्योंकि हम स्पेस में जा सकते हैं तो स्पेस की यात्रा करेंगे। क्योंकि हम अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जाएंगे, हम जापान जा सकते हैं, हम जापान जाएंगे। तो अब हम स्पेस में जा सकते हैं तो हम स्पेस में जाएंगे। तो चलो स्पेस के अंदर बढ़िया है इंसानों का। अच्छा, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना, और हमने क्या किया? अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे प्लेस कर दिया, वहां पे भर दिया पूरा। तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था? स्पुतनिक 1, जिसको सोवियत यूनियन ने 1957 में भेजा था अर्थ के बाहर।
सक्सेसफुली। तो ये याद रखना, स्पुतनिक 1 ये तुम्हें पूछा जाएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बकायदा, तो याद रख लेना। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, नीचे कमेंट में लिख दो रिपीटेड क्वेश्चन, याद हो गया लिख देना। अबे लिखा, अबे लिख जल्दी, सीरियस होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखो अर्थ के बाहर ना ऐसे इंसानों ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे, 6-7 हजार कुछ भेज दिए, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। इनमें से 3372 वर्किंग है, अभी भी काम कर रहे हैं, आपकी बुक जब बनी थी तब। और इतने सारे सैटेलाइट नॉट वर्किंग है, 3170, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये स्पेस डेब्रिस है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो लर्नर्स, थोड़ा सा समय आ गया है कि मैं आपको थोड़ा अवेयर करूं महाराष्ट्र के बेस्ट ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो अगले 5 मिनट हमारे बैच के बारे में सुन लेना अगर पहली बार सुन रहे हो तो, और जरूर इसको ज्वाइन करना। कोई भी डाउट हो मेरे बताने के बाद तो आप इस नंबर पे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि हम लोग लिमिटेड बच्चे लेते हैं और हर एक बच्चे पे पूरा अटेंशन होता है। हर एक बच्चे के पास टीचर्स का नंबर होता है, वो डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं, बट सबसे बेस्ट हमारा रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं हमारे क्लास से। हम इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को पढ़ाते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक लेटेस्ट रिजल्ट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले का, और हर साल का रिजल्ट सुपर्ब रहा है। मैं लेटेस्ट दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे दिखाने जाऊंगा तो फोटो फोटो हो जाएगा पूरा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो गुंजन ने 100% स्कोर किया था, वेंकटेश का भी अपडेट होके मार्क्स 100% हो गया था। इसने पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और इसके मार्क्स भी बदल गए। तो 2 बच्चों ने 100% स्कोर किया था हमारे बैच में लास्ट ईयर। अच्छा, 203 बच्चों ने 85%। भैया 203 2 बच्चे, अरे लिमिटेड बच्चे लेते हैं भाई, बताया ना तुझे कि लिमिटेड बच्चे होते हैं, पर्सनल नंबर होता है, डाउट क्लियरिंग होता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कम बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 31 बच्चे अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंक करते हैं। इनफैक्ट गुंजन जो थी, गुंजन पूरे महाराष्ट्र में रैंक 1 थी, पूरे महाराष्ट्र में, समझ रहे हो, पूरे महाराष्ट्र के रैंक 1 स्टूडेंट इजी लर्निंग के बैच में। तो भाई गजब, तुम सोच लो कि क्या पढ़ाते होंगे। ये हमारी वो बेस्ट टीम है, महाराष्ट्र की बेस्ट टीम, जिन्होंने पिछले कई सालों से धमाकेदार रिजल्ट लाया 100% वाले बच्चे। मैं हूं, नीलिमा मैम है, गैलेक्सी मैम है, पार्थ सर हैं, योगेश सोनावने सर हैं, कोमल मैम है, फरीन मैम है, चंद्रशेखर सर है, शैलेश गोडके सर है। आपके सारे सब्जेक्ट हम कवर करते हैं। वी कवर ऑल द सब्जेक्ट जो आपको हैं। हमारे बैच में सब मिलता क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलती है ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर, हर एक चीज कवर करते हैं लाइव में आराम आराम से। इट्स नॉट लाइक अ वन शॉट वीडियो, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। आप सोचो ना, वन शॉट वीडियो में मैं इतनी जान डाल रहा हूं, तो लाइव क्लास में तो तबाही मचा देता हूं। हर पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। इनफैक्ट 10th में तो हम लोग 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एंड्रॉइड हो, आईओएस, सब पे चल जाएगा। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहती है। ईच एंड एवरी क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है कि आपको जब भी चाहिए, जितनी भी बात चाहिए आप देख सकते हो, ठीक है। लाइव खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फोटो दिखाया था, बच्चों वाला, वो डाउट क्लियरिंग सेशन का था। लाइव रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम पे आपको छोड़ नहीं देते, आपका लाइव रिवीजन कराते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप आपको देते हैं, और आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। पर्सनल मेंटोरशिप मतलब आपके पास टीचर का नंबर होगा, आप कॉल करके डायरेक्टली अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होता है, मतलब पेपर चेक करके भी देते हैं हम लोग, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। कोई भी प्रश्न हो तो ये 2 नंबर है जो आपको दिख रहा है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो। फटाफट महाराष्ट्र के बेस्ट ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लो, क्योंकि सीट है लिमिटेड और हम लिमिटेड बच्चों को लेने वाले हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए, समझ रहे हो। हमें क्वालिटी, जब मैं तुम्हें इतना क्वालिटी दे रहा हूं भाई साहब, तो तुमसे भी तो क्वालिटी एक्सपेक्ट करूंगा ना, तभी तो रिजल्ट आएगा। अबे मिलके घिसाई करेंगे भाई, मिलके, ऐसे नहीं आता रिजल्ट, रगड़ना पड़ता। मैं भी रगड़ूंगा, तू भी रगड़ेगा, दोनों जन रगड़ेंगे, समझ आ रहा है बहन। चलो स्पेस मिशन कह रहा स्पेस मिशन अभी शुरू हुआ है, अबे अब शुरू हुआ है स्पेस मिशन, तभी तक तो वार्म अप करा रहा था तेरा। चलो तो भैया स्पेस मिशन की बात करते हैं। 2-2.5 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। मस्त पढ़ो एकदम, बैच में आ जाओगे और स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो तो भैया स्पेस मिशन की बात करते हैं। टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। भैया हम स्पेस मिशन कर क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इतना सब कुछ। अरे देख, इंसान बड़ा क्यूरियस था, उसको उड़ना था,
समझ रहे हो? इंसानों को उड़ना था, आसमान में जाना था। वो उड़ते पंछी को देख के उसको लगता था कि मैं भी उड़ूंगा, मस्त पंछी बनूंगा, ब्लू गगन में उड़ूंगा। उसकी कुछ सपने थे यार, वो क्यूरोसिटी का मारा तारे देखता था। ऐसे तुम्हारी किताब में लिखा है, ये मेरी कहानी नहीं है। वो तारे देखता था तो कहता था गूंज सा है एक तारा एक जोक्स अपार्ट। ओके चलो, तो भाई क्यों करते हैं हम लोग स्पेस मिशन? तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम करते हैं स्पेस मिशन। तो हमारा एक गोल होता है टू पुट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अर्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे अभी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के आजू बाजू में डाल दो, ये गोल होता है हमारा, ठीक है ना? टू सेंड स्पेस क्राफ्ट इनटू आउटर स्पेस टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन एंड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। भैया हमारे अर्थ तक तो ठीक है, लेकिन उसके थोड़ा बाहर भी चीजों को हम पढ़ना चाहते हैं, तो उधर भी भेजना चाह रहे हैं हम चीजों को। मार्स पे भेज दिया। क्यों भेजा मार्स पे? क्योंकि हमें मार्स से रिलेटेड स्टडी करनी थी। इलॉन मस्क का सपना है भैया, मार्स पे घर लेना है, मुझे भी पैसे जमा करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब इतना दूर वो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे करेगा? पहला सवाल। उसको पावर कहां से मिलेगा? यहाँ पे भैया हमारे जो फोन्स होते हैं, समझना बात को, ठीक है ना? हमारे जो फोन्स होते हैं थोड़ी देर में तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फोन की बैटरी चली जाती है। ये भाई ये दुनिया, मैं चला देश के बाहर नहीं, धरती के बाहर, तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो इसको वो एनर्जी मिलेगी कैसे? तो इसके आजू बाजू तुम्हें देख रहे हो पंखे, पंखे देख रहे हो, ये बड़े बड़े पंख। तो देखो, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द सैटेलाइट लाइक विंग्स। तो विंग्स की तरह जो ये दिखता है ना, ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, तो मतलब पैनल्स होते हैं बेसिकली। क्या होता है भैया ये सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स? फोटो का मतलब होता है लाइट, वोल्टाइक का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सूरज की रोशनी से ये बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, कुल मिला के वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, काम के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है ना? और वो क्या करता है? रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल अर्थ पे, तो काम हो जाता है कुल मिला के। क्या क्या करता है भैया आर्टिफिशियल सैटेलाइट से? भैया जो लाइव जो तुम्हारे घर पे टीवी चलता है, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो बच्चे, वो वीडियो कैसे देख रहे हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण देख रहे हो। समझ आ रहा है? अच्छा आगे देखो, तुम किसी को कॉल करते हो, और मीना कैसी हो? मीना कैसी हो? मीना कैसे हो रहा है? टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, इसके अलावा जो, अरे अभी बारिश की बहुत संभावना है, बाहर मत निकलो, छतरी लेके बाहर निकलो, ये सब कैसे होता है? दीज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल क्लैमिटीज के बारे में बताना, वेदर के बारे में फोरकास्ट करना, ये सब कैसे होता है? दीज आर ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनफैक्ट जो मिलिट्री सर्विलेंस होता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये बात याद रखना। नेक्स्ट लर्नर्स, अब ध्यान से देखो, एक प्रॉब्लम को समझते हैं। यहां पे एक कमाल का प्रॉब्लम है, इस कमाल के प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारा जो अर्थ का कर्वेचर है वो ऐसा, अर्थ थोड़ा सा बबलू सा है ना, बबलू सा अर्थ हमारा। तो हमारा बबलू सा जो अर्थ है उसमें मान लो यहाँ पे कुछ तो एक सिस्टम है, यहाँ तुम्हारा घर है, ये मान लो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। अब यहां से मान लो तुम्हारा सिग्नल निकला, अर्थ के कर्वेचर के कारण वो गया उधर। इसको क्या हो गया है? ये उधर क्यों जा रहा है? आना तो इसको इधर चाहिए था, तुम्हारे घर का डिश एंटीना इधर लगा है, टीवी इधर चलानी है। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब यहां से सिग्नल जाएगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करके यहां भेज देगा, तुम्हारे घर पे टीवी चल जाएगा, तुम खुश, बल्ले बल्ले। देखो पॉकीमोन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही काम करता है बेसिकली। अब ऐसे कौन से हैं हमारे बुक में, कौन से लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। मोस्ट रिपीटेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ध्यान से देखो। इनसाइट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, जी उसके बाद है तुम्हारा जी साइट। जी साइट का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब ये जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, ये बड़ा मजेदार है, तुमको आगे पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद देखो तुम्हारा अगला जो है दैट इज IRNSS। ये सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, दिस इज इंडियन रीजनल नेविगेशन। मैं इधर चला, मैं उधर चला, सैटेलाइट सिस्टम। ओके, अगला देखो क्या है। फोर्थ है तुम्हारा IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। एंड फिफ्थ है तुम्हारा GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये जो लास्ट के दो हैं ये लॉन्च व्हीकल्स हैं। भाई साहब बात को ऐसे समझिएगा कि आपको सैटेलाइट को लेकर के ऊपर जाना भी तो है, तो उसको गाड़ी में रखना पड़ेगा ना। वो गाड़ी कौन है? GSLV एंड PSLV।
कब कौन सा यूज होता है ये डिपेंड करता है सैटेलाइट पे और उसको ले कहां तक जाना है। किताब में लिखा है, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं आना है। कमेंट में लिख दो तबाही, लिख दो तबाही, और लिख दो इनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा नाम। भैया मुझे तो किसी और का नाम अच्छा लगता है, ये नहीं। ओए ये लिखने के नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लिखने की चुपचाप से। अच्छा कोई और नाम लगता है, चल। ओके नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। लॉन्च व्हीकल्स। अब भैया लॉन्च व्हीकल क्या है? मैंने बोला जीएसएलवी और पीएसएलवी, ठीक है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, थोड़ा हट्टा कट्टा सा है, ओके। और पीएसएलवी इसका छोटा भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़ा पतला दुबला सा, नया नया सा, नया नवेला। और ये दोनों तुम्हें मिशन मंगल में दिखाया था, तुम देख लेना एक बार अगर देखा होगा तो। एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ दिस सैटेलाइट, कि ये सैटेलाइट फंक्शन क्या करते हैं, यहां से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। हालांकि मैं सारे पीवाईक्यूज बताऊंगा, बट यहां से पूछा जाता है तब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर थोड़ी बताऊंगा तुम्हें। अभी आंसर यही तो सिखा रहा हूं। देखो, वेदर फंक्शन क्या है सैटेलाइट का? वेदर, तो स्टडी एंड प्रिडिक्ट। तुम स्टडी करते हो और तुम प्रिडिक्शन करते हो वेदर का, राइट। आज की मौसम के अनुसार बारिश आने की ढेर सारी संभावनाएं हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्ट के लिए टेलीकास्टिंग एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, जैसा कि हमने बात किया था, इट इज साउंडिंग रिपीटेटिव, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हौले हौले सब समझेगा। कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अ स्पेसिफिक वेव, मोस्ट प्रोबेबली रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। हम इन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके काम कौन करता है? ये तीनों काम करता है इनसेट और जीसेट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक वो है, एक टेबल है, उसको मैं समराइज कर रहा हूं कि ये तीनों काम करने वाले इनसेट जीसेट, और इनका लॉन्चर कौन है? जीएसएलवी। क्लियर है? याद कर लेना इस बात को बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेविगेशनल। तो नेविगेशनल सैटेलाइट फंक्शन क्या है नेविगेशन के इन टर्म्स में? तो देखो, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। एकदम प्रिसाइज लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के टर्म्स में आपको लोकेशन दे देगा, ठीक है, जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है। और ये करता है कौन है? IRNSS, नेविगेशनल। इधर चला मैं उधर से, थोड़ी देर पहले बताया था। और इसका लॉन्चर है पीएसएलवी। सॉर्टेड है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो तुम्हारा वो है मिलिट्री, ठीक है ना। तो मिलिट्री पर्पस के लिए हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन और एस्पेक्ट को कलेक्ट करने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई लॉन्चर वॉन्चर नहीं दिया तुमको, ठीक है। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या करता है? ये स्टडी करता है अलग अलग चीजों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, डेजर्ट के बारे में, ओशंस के बारे में, पोलर आइस के बारे में, धीरे धीरे पढ़ेंगे सबके बारे में। उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, उनकी मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की। ऑब्जर्व करता है, नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में बताता है, जैसे कि फ्लड या फिर अर्थक्वेक, तो बहुत सारा काम करता है ये। और ये करता कौन है? IRS। फुल फॉर्म जरा नीचे कमेंट में बताना, इसका लॉन्चर कौन है? PSLV। क्लियर है? तो तुमको लॉन्चर पूछा जा सकता है, किसका क्या फंक्शन है, फंक्शन देके सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछते, 4-5 है, याद कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 नंबर परफेक्ट कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार पार्ट, ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर है एक सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट यहाँ पे गोल 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 घूमिंग 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 घूमिंग, यहां तक तो हमें क्लियर है। तो जहां ये घूम रहा है, हमने बार बार बोला कि इट विल रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। हमें अर्थ सैटेलाइट क्लियर है, सैटेलाइट के हमें टाइप्स वगैरह भी समझ में आ गए। हमने बोला कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये घूमता है ना। तो देखो, द पर्टिकुलर पाथ विच इज फॉलोड बाय द सैटेलाइट, सैटेलाइट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है हर बार, ठीक है ना, जो कि फिक्स्ड ऑर्बिट है, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिट। उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे, जहां पे सैटेलाइट घूम रहा है। जो फिक्स्ड पाथ है जिस पे सैटेलाइट घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑर्बिट होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्बिट्स हैं। अब किस बेसिस पे हम ये टाइप को डिसाइड करते हैं? तो पहला होता है शेप के बेसिस पे और दूसरा होता है ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तुम बोलोगे भैया शेप, अरे बहुत सिंपल, देख, ये हो गया तेरा सर्कुलर, ये हो गया तेरा इलिप्टिकल, पढ़ा है ना केपलर्स लॉ, ये हो गया इलिप्टिकल। सिंपल, तो शेप के बेसिस पे ये दो हो गए, सर्कुलर और इलिप्टिकल। ओरिएंटेशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि भैया पैरेलल टू द इक्वेटर, ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ऐसा पास होता है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, पता ना तुम्हें। तो बराबर उसको पैरेलल रहेगा ये। और दूसरा होता है तुम्हारा कि कुछ सर्टन एंगल पे है टू द इक्वेटर, इक्वेटर से कुछ एंगल बना रहा है। सिंपल, शेप के हिसाब से सर्कुलर, इलिप्टिकल, और ओरिएंटेशन के हिसाब से पैरेलल टू द इक्वेटर या फिर टू सम एंगल टू द इक्वेटर। बड़ा सिंपल है ना, क्लियर हो रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, बहुत मजेदार पढ़ाता हूं, तुम्हें सब समझ में आ रहा है, क्लियर है?
कोई भी डाउट हो तो उसके लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच में क्या होता है, आप 1-to-1 डाउट पूछ पाते हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो फट से डाउट पूछो टीचर से, लाइव क्लास के अंदर कॉल करके टीचर से डाउट पूछ लो। अभी कोई डाउट हो तो एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये मान लो यहां पे एक हमने ऑर्बिट बनाया, ठीक है, और टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट हाइट के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्थ सरफेस में 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलो, और इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चंस आर आल्सो मेनी टाइम रिपीटेड, ध्यान से देखना। अर्थ के, ये अर्थ है, इस सरफेस से 180 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यहां से शुरू होगा 2000 किलोमीटर तक, बीच में कहीं भी 180 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में कहीं भी जो आता है उसको हम बोलते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। 180 से शुरू होता है, 2000 तक रहता है। रेंज भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। इसका जो टाइम है कि इसके अंदर अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है तो उसको अराउंड 90 मिनट्स लगता है, फटाफट फटाफट घूमता है क्योंकि नजदीक है। 90 मिनट्स के आसपास समय लग जाता है गोल 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 घूमने में। अच्छा, 2000 किलोमीटर यहां पे कौन कौन होता है, वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है लियो में कौन घूमता है, हबल टेलीस्कोप घूमता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारा इसी में है, लियो में आता है। चलिए, अच्छा, इसके बाद थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। 2000 किलोमीटर से शुरू होगा और हमारा ये जाएगा अराउंड 35,780 किलोमीटर। 2000 से लेके 35,080 780 किलोमीटर के बीच में कहीं भी कोई सैटेलाइट रहने दो, कहीं भी, मैंने जो डॉट बनाया कहीं भी रहने दो। ओके, तो उसको हम बोलेंगे MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, मीडियम ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है उसको घूमने के लिए, पूरी तरीके से घूम जाने के लिए 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक का समय लग सकता है, डिपेंडिंग कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एकदम यहाँ पे, एकदम कहां पे, उस बात पे डिपेंड करता है। 2 से 24 घंटे लग सकते हैं। अच्छा, अब 35,780 किलोमीटर के से स्टार्ट करके इसके ऊपर तक कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम बोलते हैं HEO, हियो, हायर अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं हम, हियो, हायर अर्थ ऑर्बिट। ये 35,780 किलोमीटर से शुरू होता है और उसके ऊपर कहीं भी जाने दो। इज इट क्लियर है, उसके ऊपर कहीं भी, वहां से शुरू होकर कहीं भी, हियो, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो हमें समझ में आ गया इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें 24 घंटा या 24 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। 24 घंटा या 24 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। तो हमारे पास था लियो, मियो, हियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हायर अर्थ ऑर्बिट। इनका रेंज और इनमें कितना टाइम लगता है, दोनों बातों को बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा लर्नर्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमारे बैच में शेयर करते रहते हैं, तो आपको बैच भी ज्वाइन करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा हायर अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ये जो हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट होता है, अब मान लो कि ये अर्थ है, कहां से शुरू होगा भैया, ये शुरू तो होगा भैया 35,780 किलोमीटर और उसके ऊपर का सारा पार्ट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे ध्यान से देखो, द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35,780 किलोमीटर, इट इज कॉल्ड एज हाई अर्थ ऑर्बिट। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं हाई अर्थ ऑर्बिट का। अब ध्यान से देखो, इसमें घूमने का टाइम कितना, 24 घंटे, 24 घंटे से ऊपर लग सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पे ये वाली चीज को, पार्ट को देखना, यहां पे मैंने क्या किया है, एक HEO बनाया है, हायर अर्थ ऑर्बिट, और यहां पे मेरा एक सैटेलाइट है जो कि 35,780 किलोमीटर पे है बिल्कुल, और वो जो मेरा सैटेलाइट है वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और मैं कहता हूं कि इसको घूमने में लगता है 24 घंटे का समय। यहां से मान लो, जहां से शुरू किया, मान लो इस पॉइंट से हमने शुरू किया, यहां से शुरू किया, यहां से जाकर के वापस यहां तक आने में इसको लगेंगे 24 घंटे का समय। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अर्थ है मेरा, ये अर्थ भी तो घूम रहा है, इसको कितना समय लग रहा है, अर्थ को भी घूमने में 24 घंटा लग रहा है। द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको पूरा रोटेट करने में 24 घंटा लगता है, सैटेलाइट को पूरा रिवॉल्व करने में 24 घंटा लग रहा है, इसको रोटेट करने में, उसको रिवॉल्व करने में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे के साथ सिंक हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। समझ रहे हो, जियो सिंक्रोनस, कि ये सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो हायर अर्थ ऑर्बिट में जो 24 घंटे का समय लगाते हैं, उन सैटेलाइट्स को हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा और एडवांस बात समझते हैं। अब यहां पे मान लो कि एक सैटेलाइट है, वो तो ऐसे
एंगल पे था। अब मान लो कि कोई ऐसा पैरेलल टू द इक्वेटर है, अब ये जो पैरेलल टू द इक्वेटर है ये भी 24 घंटा लगाएगा 35,780 किलोमीटर पे। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, वो इक्वेटर से पैरेलल ऐसे घूम रहा है, तो इसको भी कितना टाइम लगेगा, इसको भी 24 घंटा लगेगा। अब इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में जा रहे हो और दूसरा बाजू से एक और ट्रेन जा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों ट्रेन है और दोनों ट्रेन सेम स्पीड के साथ जा रहा है, तो तुम यहां बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त कोई वहां बैठा हुआ है, तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, ना वो आगे ना तुम पीछे, समझ रहे हो, दोनों साथ में चल रहे हो, दोनों साथ, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त चाय ले रहे हो, उससे बिस्किट ले रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो पॉइंट क्या है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त स्टेशनरी लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक और एग्जाम्पल के समझते हैं कि मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं अर्थ के ऊपर और स्पेस के अंदर मैं टेलीस्कोप से, ऐसे जमीन से तो दिखेगा नहीं, लेकिन टेलीस्कोप से मैं एक सैटेलाइट देख रहा हूं और ये 35,780 किलोमीटर के ऊपर है एचईओ में। अब मुझे ये, हालांकि ये घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, ओके, पर मुझे ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि स्टेशनरी है। द सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ये सैटेलाइट तुम्हें स्टेशनरी लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो अर्थ घूम रहा है उसको भी 24 घंटे लग रहा है और सैटेलाइट को भी घूमने में क्या कर रहा है, 24 घंटे लग रहा है, तो दोनों का सेम हो जा रहा है, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो स्टेशनरी है। ओके, तो सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, समझ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी वाले किस क्राइटेरिया में आ जाएगा, व्हेन द इक्वेटर इज पैरेलल, नहीं, व्हेन द ऑर्बिट इज पैरेलल टू द इक्वेटर। नहीं समझा, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो, चलो आगे बढ़ते हैं। हायर अर्थ ऑर्बिट के हमने बात कर ली। द सैटेलाइट कैन ऑब्जर्व द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये जो सैटेलाइट है किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे टिका हुआ है एकदम, देख रहे हो, इसी को देखूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा कंटिन्यूअसली, देयरफॉर इट इज सेड टू बी जियो स्टेशनरी। और इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, मेट्रोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो यहां पे तुम्हारे जो घर के ऊपर जो ये डिश टीवी लगा होता है, ये ऐसा फिक्स क्यों होता है, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो भी एक ऐसे ऐसे घूम रहा है, साथ में घूम रहा है, दोनों समझ गए, अर्थ भी घूम रहा है, ये सैटेलाइट भी घूम रहा है, अगर तुम इसको थोड़ा भी हिला दोगे तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द सैटेलाइट कैन ऑब्जर्व, ये वाला क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेटर है, हमने दो चीजें पढ़ी हायर अर्थ ऑर्बिट में, अब तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक हमने देखा कि एक इंक्लाइंड है और एक पैरेलल टू द इक्वेटर है, दो ऑर्बिट्स है। तो जो इंक्लाइंड वाला है, जब इंक्लाइंड वाले में घूम रहा है तो हम उसको भी, दोनों को 24 घंटे लग रहा है, तो जब वो इंक्लाइंड वाले में घूम रहा है तो हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। इसी के अंदर एक कैटेगरी है जब वो पैरेलल घूम रहा है, पैरेलल जो ऑर्बिट है वो पैरेलल टू द इक्वेटर है, जब मेरा ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर होगा तब मैं बोलता हूं जियो स्टेशनरी। समझ आ गया, सिंपल भाषा में ये अर्थ है। ऐसा वाला ऑर्बिट है तो हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी, ये अर्थ है, और ऐसा वाला ऑर्बिट है तो मैं बोलूंगा जियो सिंक्रोनस, पहले वाला। क्लियर है, ये है जियो स्टेशनरी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में, अब बात करते हैं। तो भाई मियो की बात करें तो 2000 से शुरू होता है, 35,780 किलोमीटर के आसपास ही चलता है। The orbit of the satellite is above the Earth's surface between 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर, और इसमें 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक लग सकता है, डिपेंडिंग कि मैं कहां हूं। ओके, इस बात पे लगता है एक समय। अब इसके अंदर क्या होता है, इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड टू स्टडी द पोलर रीजन। एग्जांपल के लिए यहां से आप ध्यान से देखो, तो मियो में मुझे अगर ये पोलर रीजन की स्टडी करनी है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का इस्तेमाल करूंगा जो पास हो रहा है पोलर रीजन पे। तुमने केपलर्स लॉ, सेकंड लॉ पढ़ा था, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, केपलर्स सेकंड लॉ याद होगा। यहां पे देखो, मान लो सैटेलाइट है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहां देखो स्पीड बढ़ गया, घूम रहा है धीरे धीरे, स्लो हुआ, देखो देखो स्लो हुआ, फिर देखो देखो गया 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 गया, स्पीड अचानक से बढ़ गया। तो जब अर्थ के पास आ रहा है तो स्लो हो जा रहा है, जब अर्थ से दूर जा रहा है तो थोड़ा, सॉरी, जिस अर्थ के पास आ रहा है, जब अर्थ के पास आ रहा है तो स्लो, फास्ट हो जा रहा है, देखो अर्थ के पास आया तो फास्ट हो गया, और अर्थ से दूर गया तो एकदम स्लो हो गया, एकदम स्लो हो गया, फिर देखो धीरे धीरे एकदम फास्ट हो गया, अर्थ के पास आया तो ग्रेविटी के कारण, समझ रहे, केपलस सेकंड लॉ यही समझाता है हमको इसे, ठीक है। तो यहां देखो, देखो फिर देखो ये स्लो हो गया एकदम, यहां पे ऑब्जर्व कर लिया उसने, फिर देखो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते फास्ट निकल गया, फिर पोलर रीजन को, नॉर्थ पोल को या साउथ पोल जो भी है उसको ऑब्जर्व कर लिया। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो धीरे धीरे नॉर्थ पोल को ऑब्जर्व करा, रुक करके और अच्छे से ऑब्जर्व किया, फट से, मतलब रुका नहीं, मतलब एकदम स्लो हो गया, फिर एकदम फास्ट हुआ, समझ गए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ओके,
पासिंग ओवर द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन से पास हो रहा है उसकी वो स्टडी करता है पोलर रीजन्स को, ठीक है। तो ये पोलर ऑर्बिट्स भी इसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सम सैटेलाइट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,200 किलोमीटर। अब कुछ ऐसे सैटेलाइट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के जो अर्थ सरफेस से 20,200 किलोमीटर ऊपर रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और इन्होंने एक अपना नेटवर्क बना रखा है, ठीक है ना। वो नेटवर्क क्या है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे हम गूगल मैप वगैरह चलाते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब गेस द ऑर्बिट। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, और तुम गलती ना करो इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। जब हम लाइव क्लासेस वगैरह लेते हैं तो हम बहुत तगड़े अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि भैया बच्चों को ना कुछ छूटे ही नहीं एग्जाम में, तभी बच्चे 100% ला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ला रहे हैं। बट यहां पे ध्यान से देखो कि क्या सिस्टम है। ये वाला क्या है बताओ? एलईओ, सबसे पास में एलईओ, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। ये वाला क्या दिख रहा है? ये है हमारा एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, ये वाला क्या है सबसे बड़ा? एचईओ, हायर अर्थ ऑर्बिट। ये तो कोई भी बता लेगा। ये वाला बताना ये क्या है? ये भी है एमईओ, या फिर इसको बोलोगे पोलर ऑर्बिट, मियो, या फिर तुम इसको पोलर ऑर्बिट भी बोल सकते हो, अभी तुम्हें पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। इसका एक और नाम पोलर ऑर्बिट का हम रख सकते हैं, मियो। ये नॉर्थ पोल वगैरह पढ़ने के काम आ रहा था, याद करो मियो। तो ये क्लियर हो गया। चलो, तो यहां तक तो मैं आई होप कि बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे की चीजें भी पढ़ने वाले हैं। ये देखो, ये जो चार्ट है ना, इससे बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चार्ट में से पूछा गया है, और इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, 4-5 ही न्यूमेरिकल्स आई थिंक, या 5 या 6 न्यूमेरिकल्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स की संख्या भी बहुत कम है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूं, कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। ओके, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, और एक चैप्टर वाइज भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ओके, कि हाँ भाई स्पेस मिशन के अलग से सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे थ्योरी मिलेगा आपको इस पूरे वीडियो के अंदर, और न्यूमेरिकल मैं अलग से कवर कर दूंगा। बाकी कुछ पार्ट न्यूमेरिकल के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, वो मैं डेफिनेटली आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। बट आपको मैं एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बाद में, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए गए। दैट कैन बी अ लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग रहेगा, या फिर अब मान लो कि कुछ और रहेगा, बट सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में, 5-6 घंटे का वीडियो है सारा। 45 न्यूमेरिकल है, 46 न्यूमेरिकल, सारा कवर कर दिया, सारा पढ़ लो वहीं से। और चैप्टर वाइज भी, जैसे स्पेस मिशन पे है, ग्रेविटेशन पे है, हीट पे है, लेंसेस पे है, सब पे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज भी बनाएंगे, तो वो भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो चैप्टर तुम पढ़ रहोगे वो आपको सब मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार पूछते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो, व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ऑन व्हाट बेसिस, हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो देखो एचईओ, एमईओ, एलईओ एंड दुनियादारी की जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड वगैरह, हाइट के हिसाब से, शेप साइज, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, देख लेना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आर जियो स्टेशनरी, देखो यहाँ पे क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका रीजन लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स में, आप देख लो, पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं आपसे। व्हाट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट पूछा जा सकता है, मैंने पूरा पढ़ाया तुमको सब कुछ। बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन करो, हायर अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सब पढ़ाया तुम्हें। फंक्शन ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट एंड नेविगेशनल सैटेलाइट लिखो, ये भी पढ़ाया तुम्हें। व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ दे आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। राइट द नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्चर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यही कुछ क्वेश्चन है जो यहां से बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों को समझना है। बाकी ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम भी पूछते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बेस्ट बैच हमारे पास होता है, इसके बारे में मैंने बताया। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं और दे आर वेरी हैप्पी बाय स्टडिंग इन आवर बैच। तुम्हें भी इसके बारे में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तुम्हें अगर कोई भी प्रश्न है तो तुम सिंपली हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो ऑन दिस नंबर। अब हम इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं, तो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमने बात किया था टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में, आपको याद है कि वो वेलोसिटी जो हेल्प करता है घूमने में, और हम अर्थ में सेंट्रीपिटा, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो चीजों को नीचे खींचती है स्टार्टिंग में।
अब इससे रिलेटेड जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, वो हालांकि यूज न्यूमेरिकल में होता है, तो जब मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, पर क्रिटिकल वेलोसिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ और नहीं है, वही वेलोसिटी है जिसके कारण हमारा जो सैटेलाइट है वो गोल 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 किसी भी ऑब्जेक्ट के घूम पाएगा। ओके, और एक होता है स्केप वेलोसिटी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। स्केप वेलोसिटी क्या करता है, किसी भी प्लैनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है टू गेट आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। फॉर एग्जांपल, अर्थ को छोड़ करके मून तक जाना है एक प्लैनेट को, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको छोड़ करके बाहर जाना है, तो अर्थ की ग्रेविटी को स्केप करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये होता है स्केप वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब इसके आजू बाजू गोल 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 ऑर्बिट में घूमते रहना। न्यूमेरिकल जब करेंगे बहुत डिटेल में करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो न्यूमेरिकल पे बना दूंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर सर्च कर लेना स्पेस मिशन न्यूमेरिकल शुभम झा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और नए कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इस वीडियो में हम थियरी पढ़ रहे हैं। हे लर्नर्स, दिवाली के समय में आप सबने क्या किया होगा, पटाखे फोड़े होंगे। दिवाली हम सबको पसंद है, हम दिए जलाते हैं, और एक बहुत स्पेशल पटाखा होता है जो लोग जलाते हैं, दैट इज रॉकेट। हम रॉकेट को छोड़ते हैं, तो हमारा जो सैटेलाइट है, ओके, जिसको हम बाहर लेके जा रहे हैं, उस सैटेलाइट को भी तो हम एक रॉकेट में ही तो लेके जाते हैं। कौन सा रॉकेट है, इंडिया का रॉकेट, मैंने आपको नहीं बताया, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये इंडियन रॉकेट्स है, तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं और इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बच्चों, ये है हमारा पीएसएलवी। ओके, अब पीएसएलवी में यहां पे हमारा जो लॉन्च व्हीकल है ये, ओके, और यहां पे ये हमारा है सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को उठा करके हम यहां पे टॉप में डाल देते हैं, और इस चीज को बोला जाता है पेलोड। सैटेलाइट एकदम टॉप में होता है, ये बात याद रखना। ये जो हमारा लॉन्चर है पीएसएलवी, बेसिकली इसके अंदर जो मैक्सिमम इसका वेट होता है, ये इसके फ्यूल और इंजन का होता है, मैक्सिमम वेट, आप समझ रहे हो, और ये स्टेजेस में बना हुआ होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो फ्यूल भी है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार, एक होगा तुम्हारा सॉलिड फ्यूल, ठीक है ना, इन दोनों के अंतर अंतर भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, और दूसरा होगा तुम्हारा लिक्विड फ्यूल। तो दो प्रकार का फ्यूल होता है, और इसका मैक्सिमम वेट इसके फ्यूल और इंजन के कारण होता है। चलिए रनर्स, अब होता क्या है कि हमें जब इसको लॉन्च करना है तो हम नीचे आग लगाते हैं। ओके, अब जब ये नीचे में बहुत फोर्सफुली, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, जब फोर्सफुली ये एग्जर्ट करता है तो एक थ्रस्ट क्रिएट होता है, और उस थ्रस्ट के कारण ये ऊपर चला जाता है। अब देखने में आपको ये जितना प्यारा लग रहा है, एक्चुअली में उतना होता नहीं है, काफी डेंजरस चीज होता है। ये जो यहाँ पे आपको फ्लेम्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये बिकॉज ऑफ द गैसेस है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और इसके कारण हमारा रॉकेट ऊपर जाता है। डिटेल में एक एक चीज को समझते हैं। तो लर्नर्स, द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपैंड ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। तो जब हम यहाँ पे इंजन के अंदर जो गैसेस है, जो फ्यूल है, उसको जब हम जलाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर के साथ वो एक्सपैंड करता है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स एट द रियर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। इस पार्ट में अगर आप देखोगे, रियर साइड मतलब पीछे की तरफ, तो जो ये नोजल्स बने हुए हैं, इन नोजल्स में से ये बहुत फोर्सफुली निकल रहा है। ओके, और थर्स्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल व्हिच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस, और इसके कारण एक थर्स्ट क्रिएट हो रहा है जो इसको ऊपर जाने में हेल्प कर रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहां पे ध्यान से, जब इससे ये फोर्सफुली निकल रहा है तो ये जमीन पे नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको अगेंस्ट में भी एक फोर्स महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये यहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसको ऊपर फोर्सफुली वो जा रहा है, एग्जॉस्ट गैस पुशेस द रॉकेट अप, वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि नीचे एक्शन है, ऊपर रिएक्शन है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब यहां पे ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit। मतलब कौन सा लॉन्च व्हीकल हम यूज करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यूजुअली वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेट क्या है सैटेलाइट का एंड किस टाइप के ऑर्बिट में उसको हमें लेके जाना है। उदाहरण के लिए हमारे पास पीएसएलवी है, हमारे पास जीएसएलवी है। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ओके, और जीएसएलवी और ज्यादा हैवी है, जैसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमें याद है 35,780 किलोमीटर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हम बोलते थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते थे, वहां पे ये काम आता है। इज इट क्लियर लर्नर्स?
द फ्यूल फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। हमारा जो ये लॉन्च व्हीकल है, इसमें जो मेजर प्रोपोर्शन होता है वो इसके फ्यूल का होता है, ये उसके इंजन का होता है। और जो तुम्हारा सैटेलाइट है वो बहुत निग्लिजिबल मास का होता है कंपेयर टू द होल लॉन्च व्हीकल। समझ रहे हो? अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो, ये 320 टन का है, ओके, और ये जो है हमारा 640 टन का है। तो इतना भारी सामान हमें ऊपर भी तो लेके जाना है। आर यू गेटिंग इट? लर्नर्स, उसके बाद समझते हैं, तो द लॉन्च व्हीकल हैज टू कैरी लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विद इट। तो इसका जो फ्यूल का जो वजन है उसको लेकर के इसको ऊपर जाना है। ओके, अब ये हमारा इसरो है, पीएसएलवी। ओके, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे जो ये रॉकेट है इसको स्टेजेस में बनाया गया है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसमें इसको बनाया गया है। नीचे होता है बूस्टर जिसके अंदर होता है सॉलिड फ्यूल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर भी सॉलिड फ्यूल होता है। फिर आता है सेकंड स्टेज जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल होता है, हम यहाँ पे पीएसएलवी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज जिसमें फिर से सॉलिड फ्यूल होता है, एंड फिर फोर्थ स्टेज जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, और सबसे ऊपर हमारा पेलोड यानी कि हमारा सैटेलाइट होता है। इज इट क्लियर? तो ये इतना वेट लेके इसको जाना ना पड़े, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया। कैसे होता है डिटेल में समझेंगे। तो मान लो कि हमने क्या किया, नीचे इग्निशन किया और इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब दो प्रकार के जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके बीच का अंतर समझो। जो सॉलिड फ्यूल आता है, ये सॉलिड फ्यूल हमारा चीपर होता है, सस्ता होता है। जो हमारा लिक्विड फ्यूल होता है बच्चों, वो थोड़ा महंगा होता है। अच्छा, कैनॉट बी कंट्रोल। एक बार अगर तुमने इसमें आग लगा दी तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो लिक्विड फ्यूल होता है वो एक्सपेंसिव होता है एंड इट कैन बी कंट्रोल, इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। बट हम दोनों ही फ्यूल्स को मिक्स करके यूज करते हैं, ठीक है ना। किसी स्टेज पे सॉलिड है, किसी स्टेज पे लिक्विड है। तो मान लो कि तुमने पीएसएलवी को लॉन्च कर दिया। अब पीएसएलवी आगे 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 ट्रैवल कर रहा है, आगे 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 जा रहा है। अब होता क्या है कि बूस्टर सेपरेशन, जैसे यहां ये लॉन्च हुआ तो ये जो बूस्टर है, एक पॉइंट के बाद इसका फ्यूल यूटिलाइज हो गया, ये बूस्टर यहां से सेपरेट हो जाएगा और ये नीचे गिरेगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये गिरेगा कहां? बताता हूं, ध्यान से देखो। उसके बाद मान लो दूसरे स्टेज का फ्यूल यूज होना स्टार्ट हो गया। अब फर्स्ट स्टेज का भी फ्यूल पूरी तरीके से यूज हो गया, वो भी सेपरेट होकर के गिरा। तो बोले भैया कहां गिरेगा? सिमिलरली सेकंड स्टेज का फ्यूल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा, वो भी सेपरेट होकर के नीचे गिर जाएगा। वो इग्नाइट हुआ, उसका पूरा खत्म हुआ, वो भी सेपरेट होकर के नीचे गिरा। फिर थर्ड स्टेज आया, थर्ड स्टेज का फोर्थ स्टेज आया और नीचे गिरता जा रहा है। तुम बोलेगे भैया ये गिर कहां रहा है? ये जो इतना सारा गया किसी के सर पे तो नहीं गिर जाएगा? किसी के सर पे नहीं गिरता। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसे जगह पे जाके गिरता है जो कि नॉन पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पे कोई इंसान नहीं है। या तो ये समुद्र के अंदर जाके गिर जाएगा, ओशंस के अंदर जाके गिर जाएगा, तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, पहले से चीजें डिसाइडेड होती है। क्लियर है? चलो मैं लाइव पढ़ाता हूं ना, ठीक है। लाइव में अक्सर बच्चे यही सवाल पूछ लेते हैं कि भैया ये गिरेगा किसी के सर पे तो नहीं गिर जाएगा? तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम लोग कि थर्ड स्टेज का भी यूज हुआ, वो भी गया। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ? द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। फिर फोर्थ स्टेज का यूज हुआ। फाइनली हमारा सैटेलाइट जो जहां पे लॉन्च होना था वहां पे लॉन्च हो गया। उसको हमने एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देके छोड़ा है, क्रिटिकल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। जो हम उसको दे दो, सेम ही ऑलमोस्ट, समझ रहे हो, जिसके कारण वो गोल 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 घूमता रहेगा और अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच के रखेगी, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अच्छा, द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। ये कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि ये एक ही बार यूज किया जा सकता है। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए यूएसए ने क्या किया था? स्पेस शटल बनाया था, डेवलप किया था। ये स्पेस शटल क्या करता है लर्नर्स? जब ये लॉन्च होता है ना तो ये वापस आ जाता है। ओके, तो ये जब वापस आ जाता है तो इसको रीयूज किया जा सकता है। बट ये भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे हम रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जो बनाया है स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी ने, जिसको इलॉन मस्क चलाते हैं बेसिकली। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि जो तुम्हारा ये गया ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको बार बार यूज कर सकते हो। अब क्योंकि तुम बार बार यूज कर सकते हो तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो घट जाएगा। तो स्पेस में जाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगेगी, समझ रहे हो, क्योंकि रॉकेट्स को तुम बार बार रीयूज कर सकते हो। चलिए, यहां तक सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर मून के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है और मार्स के बारे में कुछ लिखी है, फिर कुछ इंडिया से रिलेटेड लिखा हुआ है, कुछ स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड लिखा है। तो चार और चीजें रह गई और हम सारे पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना है। कमेंट में बताओ कि अब तक जो तुमने देखा, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, मैं कंटिन्यूअस रिकॉर्ड किए जा रहा हूं, तुम चीजों को देख रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में, चंदा मामा द मून, ओके, मिशंस टू द मून के बारे में पढ़ेंगे और आपको कई सारे नए नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अब यही चीजें मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूं हमारे बैचेस के अंदर, तो इंटरैक्टिव क्लासेस होता है, इट्स नॉट अ वन वे थिंग, ठीक है ना।
तो तुम अपने सवाल पूछते हो, मैं तुम्हें जवाब बताता हूँ, तुम अपने डाउट्स पूछते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, बहुत मजा आता है। तो आप लोग भी एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और बैच के अंदर एडमिशन ले लो, मजा आएगा, मिलके पढ़ेंगे। लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि क्वालिटी कम स्टूडेंट के साथ मतलब मजा आता है, वरना बहुत स्टूडेंट भर लेंगे तो कहां मजा आएगा। ओके चलो, तो मून के बारे में बात करते हैं। तो मून के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किए। जैसे सोवियत यूनियन, इनका है रॉस कॉसमोस, ठीक है ना, रॉस, यहां देखो रॉस कॉसमोस इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जैसे इंडिया ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो, वैसे उनका ये है। अच्छा यूएसए का तुम्हें पता ही है नासा। ओके उसी तरीके से ये याद करना है क्या? नहीं बेटा नहीं, इंडिया का याद रख लेना, यूएसए का याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। यूरोप का है ईसा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चाइना वालों का है सीएनएसए। उसी तरीके से अगर आप जापान वालों को बोलोगे JAXA। तो इन सब ने मून के ऊपर मिशन किया है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो करने वाले थे वो सोवियत यूनियन यानी कि हमारे यूएसएसआर थे। उन्होंने लूना सीरीज के बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा था 1959 में, जो मून की ऑर्बिट कर पाया, एंट्री कर पाया, ऑर्बिट करके आ गया, मतलब गोल घूम रहा था। समझ गया? ऑर्बिट करना मतलब गोल 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 घूमना। लूना सीरीज के थे सोवियत यूनियन द्वारा। अच्छा उसके बाद उन्होंने लूना 2 भेजा 1959 में, जो फाइनली लैंड हुआ कहां पे? मून के ऊपर। लूना 2 जो है वो लैंड भी हुआ, लूना 1 ऑर्बिट कर रहा है, लूना 2 लैंड भी हुआ मून के ऊपर। अच्छा उसके बाद बात करते हैं इस मिशन के आउटकम्स क्या हुए। तो मिशन जो 1959 से 1975, देखो कितना लंबा समय है, जो भी यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने एग्जीक्यूट किया, उसके कारण ऑलमोस्ट 15 ऐसे मिशन किए गए थे। उसके कारण केमिकल एनालिसिस हो पाई मून की, हमने ग्रेविटी मेजरमेंट कर लिया मून का, साथ ही साथ हमने रेडिएशन की स्टडी की। तो कुछ अलग अलग अच्छे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया और स्टोन का सैंपल्स भी लेके आए वहां से। ओके वहां से स्टोन का सैंपल्स भी, अब इतनी पुरानी बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम में टेक इतना डेवलप नहीं था। अच्छा अब ये सब हो रहा था तो हमारा नासा भी पीछे नहीं रहा, यूएसए का। इसने क्या किया, इसने भी अलग अलग मिशंस किए। तो अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशंस फ्रॉम 1962 टू 1972। मून के ऊपर इन्होंने भी अलग अलग मिशंस किए। अच्छा इसमें से नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जो मून पे अपने कदम रख के आ पाए। कौन बने पहले इंसान? नील आर्मस्ट्रांग। उनके पैरों के, कदमों के निशान आज भी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जो इन्होंने किया इसका नाम था अपोलो मिशंस। वहां पे क्या था? लूना सीरीज, यहाँ पे इन्होंने बोला अपोलो मिशन, उसका नाम दिया। मूविंग फॉर द लर्नर्स, हमारा इंडिया भी इस चीज में पीछे नहीं रहा। इंडिया ने लॉन्च किया चंद्रयान 1, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 2008, इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून। इंडिया का पहला मिशन मून के तरफ इसरो द्वारा। वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया कि चांद के ऊपर पानी है, और इंडिया वो पहला कंट्री बना इस चीज को डिस्कवर करने वाला, जो अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है, ठीक है ना। तो इंडिया वो पहला कंट्री बना जिसने इस चीज को डिस्कवर किया। अच्छा मून के बाद, अब मून का हो गया, मून पे हमने जान लिया, देख लिया, सारी चीजें हो गई। मून के बाद जो नियरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल वो है मार्स। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ जहां पे मिशंस किए गए थे, तो मार्स के ऊपर किया। तो मार्स के ऊपर मंगलयान हमने भेजा था। अगर आप, एक मूवी भी है मिशन मंगल, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता चलेगी, ठीक है ना। तो वहां पे 5 नवंबर 2013 को हमने हमारा PSLV भेजा, ओके, और वो वहां पे लैंड हुआ, मतलब वो उस ऑर्बिट के आसपास प्लेस हो गया, लैंड तो नहीं हुआ, इन सितंबर 2014। तो काफी समय लगा। आप देखो 2013 में हमने भेजा है, ठीक है, नवंबर 2013 में, और जाके पहुंच कब रहा है? सितंबर 2014 में। इसने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, ये मार्टियन मतलब है मार्स से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड एटमॉस्फेयर के और उसके सरफेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को इसने कलेक्ट किया और अर्थ के ऊपर भेजा। अब मिशन मंगल देखना, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सक्सेसफुल मिशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इनके पहले अटेम्प्ट में एक सक्सेसफुल मिशन हुआ और इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए रॉकेट से ये किया, तो ये और ज्यादा प्राउड वाली बात थी। ओके मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरप्लेनेटरी मिशन इन द हिस्ट्री, और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिशन रहा पूरे इतिहास में इन टर्म्स ऑफ प्लेनेटरी, जो हम दूसरे ग्रहों पे या फिर स्पेस में जो चीजों को हम भेज रहे हैं उन सब में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिशन ये रहा, ठीक है ना, इन द इंटायर हिस्ट्री। क्योंकि हमने हमारे लॉन्चर PSLV से भेजा जो कि छोटा था और हम सक्सेसफुली पहुंचा पाए। ओके
उसके बाद अब इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अब इस पॉइंट पे आप लोग क्या देखोगे लर्नर्स, कि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताया था, मोस्टली वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। बट सुनना ध्यान से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक ही चीज को 4 तरीके से पूछते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इंडिया ने बहुत सारी चीजें की है। सबसे पहले पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडिया ने खुद का बनाया है। इनसेट जीसैट की जो सीरीज है वो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, मेट्रोलॉजिकल, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा एडुसैट करके एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है, एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसका काम है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन काम करना और चीजों को सक्सेसफुली ब्रॉडकास्ट करते रहना, या फिर जो भी है वो एजुकेशन के फील्ड से। तो इससे रिलेटेड एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि एजुकेशन से रिलेटेड डेडिकेटेड सैटेलाइट कौन सा इंडिया का, तो दैट इज एडुसैट। ये बात हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। आईआरएस आपको पता है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब हमने पहले पढ़ा है, बट ये इंडियन है, सबसे कमाल की बात है। उनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, फंक्शन हमें पता होना चाहिए। 2 बार ये चीजें रिपीट हुई है टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में पूछते हैं। आर यू गेटिंग इट? मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूं, आपको भी ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये आपको पढ़ना है ये चीजें बहुत ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग आउट टू IRNSS, ये हमारा नेविगेशनल वाला था, टू लोकेट अ पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द सरफेस इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, बट इसके बाद चीजें खत्म नहीं होंगी, मैं आपको और कुछ कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ाऊंगा, मैं आपको और कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, और मैं आपको सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा, समझ रहे हो। बैच में भी हम सारे पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज को मार्क करके लेते हैं। यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। बैच में इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, आपको पेपर चेक करके मिलता है, आप अपने डाउट पूछ पाते हो, पर यहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। इस टॉपिक से रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो स्पेस डेब्रिस, स्पेस का कचरा और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट तो देखो, बहुत सारा कचरा है स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो 3107 नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है, इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा कि ये सैटेलाइट ऐसे हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है। इसके अलावा कई सारे जो लॉन्चर हैं या फिर पार्ट ऑफ द लॉन्चर जो डीअटैच हो गए थे ड्यूरिंग लॉन्चिंग, हमने बोला कि स्टेजेस में बनता था, कोई ऐसी चीज है जो खराब हो गई है, जो लॉन्चर का डीअटैच्ड पार्ट है वो स्पेस में ही रह गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें स्पेस का कचरा ही तो है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सब स्पेस का कचरा है। तो डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट। अब एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा गया, उसके कारण भी वो खराब हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, तो वो भी कचरा बन गया, वो भी एक डेब्रिस है, ठीक है। तो ऐसे अगर एक एस्टिमेट की बात करें जो आपकी किताब में लिखा है, तो 2 करोड़ पीसेस हैं जो 1 सेंटीमीटर से लंबे हैं, और दिस इज टू मच, बहुत सारा है। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि नए सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा, बाहर में जगह नहीं बचेगा कि हम हमारे ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को सक्सेसफुली डाल सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको मैनेज करें, समझ रहे हो, हम इसका कुछ उपाय निकालें। एज पर योर टेक्स्ट बुक अब तक कोई उपाय दिख नहीं रहा है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो बट अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो पता नहीं, तब तक कुछ आ जाए, शायद आप कुछ कर दो, समझ रहे हो। तो देयर इज अ लॉट, देयर इज सो मच टू थिंक ऑन। तो 2 करोड़ पीसेस है विच इज लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहां पे टेक्निकली स्पेस मिशन का जो थियरी वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट होता है। बैच वगैरह जो होता है आपको पता है, उसमें हम बहुत इंटरैक्टिव पढ़ाते हैं, बच्चों का डाउट क्लियरिंग सेशन इस तरीके से होता है, खाली पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने का डाउट क्लियरिंग भी करते हैं। मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना, आपने नोटिस किया ही होगा कि 2 बच्चों ने हमारे बैच में 100% स्कोर किया था। गुंजन पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 स्टूडेंट थी। इसके अलावा लर्नर्स अगर मैं आपको बताने जाऊं तो 127 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया था, 203 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, और 31 ऐसे बच्चे थे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में रैंक 1 पे थे। तो आई विल रियली सजेस्ट यू कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन मतलब बेस्ट क्लास इजी लर्निंग। आप वीडियोस देख के आप खुद अंदाजा लगा लो यार, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो आप ज्वाइन करो, बाकी ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जिसमें हम बात, ये एजुकेशनल काउंसलर के नंबर अगर चाहिए होगा तो कॉल कर लेना। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज की।
विल टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक बता देना चाहता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कुछ भी छोड़ के जाए, तो एक छोटा सा टॉपिक और आपको बताऊंगा। तो मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगा, आप समझना। मैं मोस्टली ये चीज मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने के टाइम कवर करने वाला हूं। तो हमने लॉन्चिंग के बारे में बात किया था कि हम आग लगा देते हैं, सैटेलाइट यहाँ पे टॉप पे होता है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा क्विकली बताऊंगा। हम इसको आग लगाते हैं, धीरे धीरे एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये लॉन्च होता है, धीरे धीरे आसमान में जाता है, फिर एक पॉइंट पर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। और ये मल्टी स्टेज रॉकेट होते हैं हमारे, तुम्हें ये पता है? अच्छा, मल्टी स्टेज रॉकेट जब ये जाते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया था, एक पॉइंट के बाद ये क्या होता है, जहां पे भी हमें जिस भी बड़े ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर सैटेलाइट है ना, तो ये कहीं पे तो पहुंचेगा, वो धीरे धीरे डीअटैच होता जाएगा और एक कहीं तो पहुंचेगा। मान लो इसको मुझे अर्थ के आजू बाजू घुमाना है, तो ये सैटेलाइट निकला, ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो मेरा सैटेलाइट निकलेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे देखो, एनिमेशन ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आया, इसमें अपना सारा वो हो गया, एयर स्पेस डेब्रिस बन रहा है। और ये देखो, ये सैटेलाइट आया, यहाँ पे रुक गया, ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में जा रहा था मेरा, राइट, ये सैटेलाइट मेरा यहाँ पे रुक गया। द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, ये सैटेलाइट को मैंने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दिया है। इस स्पेसिफिक वेलोसिटी को ही हम दो नाम से बुलाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, या फिर इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है, याद रखना। क्रिटिकल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक और नाम अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, तो जो वेलोसिटी मैंने इसको देके छोड़ा है ना, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ये होता है मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल लो, या फिर इसको तुम क्रिटिकल, और इसका डायरेक्शन ही है टेंजेंट। ये मैंने इसको दिया, इसी के कारण ये गोल 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 घूमता रहेगा। लेकिन गोल गोल घूमने के लिए जो हमारा अर्थ है, वो उसको ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने, और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है। इस रीजन से क्या हो रहा है, ये गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करने लगेगा उस ऑर्बिट के अंदर। समझ रहे हो? इस ऑर्बिट के अंदर ये क्या करने लगेगा, इस पर्पज से इस ऑर्बिट के अंदर ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। यहां पे जो वेलोसिटी हमने दिया, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी। अर्थ उसको खींच रहा है अपने ग्रेविटी से, वो निकलना चाह रहा है, इसलिए गोल घूम रहा है, ठीक है ना। द सैटेलाइट देन स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये रिवॉल्व होने लगा। हमें यही क्रिटिकल वेलोसिटी ढूंढना होता है। हमें दो चीज ढूंढनी होती है, एक हमें ढूंढना होता है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, 4-5-6 न्यूमेरिकल्स है, वो हमें इस पे करने होते हैं, यही हमें करना होता है। इज इट क्लियर? तो देखो, ये गोल 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 घूम रहा है। जस्ट बता रहा हूं कि तुम्हें एक समझ में आए। फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत क्विकली समझना। जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो मैं और आराम से इसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? क्लियर है? चलो यहां पे ध्यान से देखो। तो ये इसका ये गोल 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 घूम रहा था, इसका मान लो कुछ मास m है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लो वेलोसिटी vc है। vc मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, इसको हम vc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वेलोसिटी को, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जिसके कारण। अच्छा, ये अर्थ के सरफेस से हाइट h पे है मान के चलो, और सेंटर से लेके अर्थ तक का रेडियस है r। ओके, यहां से रेडियस है r। अच्छा, ये सेंटर से लेके इस ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, उसको मैं बोल देता हूं स्मॉल r। क्लियर हो रहा है? देखो ध्यान से, सैटेलाइट का मास m है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी vc, सरफेस से लेके ऑर्बिट तक का हाइट है h, अर्थ का रेडियस है यहां पे r, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का जो है वो स्मॉल r है। ये स्मॉल r एक्चुअली क्या है, r, देखो ना, ये पूरा ही स्मॉल r है, तो r प्लस h, यही तो है स्मॉल r। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। कोई दिक्कत? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? r इज द ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से लेकर के ऑर्बिट की रेडियस है r, पर यहां से यहां तक तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, फिर यहां पे हाइट है, तो r क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल h। ये है ना, ये क्लियर हो गया? देख के समझ आ रहा है? वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना, समझ आ गया? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से आ जाओ, अगला खाली फॉर्मूला निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो वो है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये गोल 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 घूम रहा है। तो गोल 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 जब चीजें घूमती है, तो हम कहते हैं कि भैया सामने वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है, वो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, ध्यान से सुनना। वो फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम वी के जगह तो हम वीसी ले रहे हैं ना, इसलिए हमने वीसी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं
कि ये जो फोर्स है ये तो ग्रेविटी के कारण आ रहा है ना, हालांकि है सेंट्रीपिटल फोर्स लेकिन आ तो ग्रेविटी के कारण रहा है, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये G बड़ा M छोटा है अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है। अगर समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इग्नोर करो, जब न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखोगे ना, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, मैं क्या कह रहा हूं, कोई नहीं पूछ, इसलिए तो लास्ट में कवर कर रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। लोग पूछेंगे क्या, मैं सारे पीवाई क्यों भी बताने वाला हूं, तुमसे लोग पूछेंगे फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो यहां पे अब देखो, यहीं पे तुम्हें चाहिए तो तुम यहीं पे आर को काट दो, ये स्क्वायर को काट दो, स्मॉल एम को काट दो, स्मॉल एम को काट दो, वी सी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन जी एम, देखो यहां पे निकाल लो तुम, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, ठीक है। अगर वी सी करोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, जी एम अपॉन, खत्म बात, यहीं पे खत्म। लेकिन इस आर के जगह पे आप कैपिटल आर प्लस एच भी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम आगे इस सिचुएशन में हम, पहले मैंने यहीं पे तुम्हारा बता दिया, ये काट दो, एम काट दो, आर काट दो, स्क्वायर काट दो, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट डाल दो, मिल जाएगा तुमको, बट वो करके दिखाता हूं थोड़ा। देखो यहाँ पे ध्यान से, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी ये वैल्यू है। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, उसकी ये वैल्यू है। स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच। क्लियर है? चलो आगे नीचे आ जाते हैं, स्मॉल आर के जगह आर प्लस एच डाल देते हैं, यहां पे भी स्मॉल आर के जगह आर प्लस एच डाल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर डाल दिया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एम कट, यहां का स्मॉल एम कट, ये जो आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर प्लस एच दो बार लिख सकता हूं, तो ये एक आर प्लस एच कैंसिल, ये एक आर प्लस एच कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या कि वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, या स्मॉल आर बोल लो इसको साथ में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर प्लस एच तो स्मॉल आर ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, चिल मारो एकदम, ठीक है ना। ये सब राज की बात होती है, बैच के बच्चे को बता दो, तुम्हें भी बता रहा हूँ कि डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में। अभी हम पीवाई की भी देखेंगे, चिल मारो तुम, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहां से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो यहां से स्क्वायर हटाया, खाली वीसी लिखा है, तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। रूट में क्या बचा, जीएम अपॉन आर प्लस एच, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। गेटिंग इट? ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ये याद रखना है। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जीएम अपॉन आर प्लस एच, ये याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है काम, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ता है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को देख के हमें कुछ चीजें समझ में आती है। पहली चीज हमें समझ में आती है, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल स्पीड, इट इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। तीन नाम हो गए, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, तीन नाम से बुलाते हैं इसको। दूसरा, as the height of the satellite orbit increases the critical velocity decreases। देखो ये डिनोमिनेटर में है ना ये पार्ट, सिंपल सा याद रखना। तो अगर ये बढ़ेगा तो इधर जो एलएचएस में जो चीज है वो घटेगा, अगर ये घटेगा तो यहां पे जो पार्ट है वो बढ़ेगा, वीसी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इतना याद रखना। तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट इंक्रीजेस, अगर मेरा हाइट बढ़ रहा है यहां पे, मतलब ये वाला पार्ट पूरा बढ़ रहा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जाएगी। सिंपल सी बात है कि एलईओ में चीजें फास्ट घूमेगी, एमईओ में चीजें स्लो घूमेगी, और एचईओ में चीजें और स्लो घूमेगी और ज्यादा टाइम लगेगा। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला डज नॉट कंटेन एम, इसमें स्मॉल एम जो था मास ऑफ द सैटेलाइट, वो है क्या, वो तो कैंसिल हो गया था। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है घूमने का, वो सैटेलाइट के वजन से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये बात याद रखना, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, नाम कुछ भी रहने दो, ये मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है ना। तो किसी का मास कुछ है, किसी का मास कुछ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसका क्या मास है, वो घूमेगा अपना, किसका, सैटेलाइट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा मान लो कि अब जो हमारी चीज है उसको, मुझे मान लो कि मैं अर्थ पे हूं और मुझे किसी को अर्थ के बाहर भेजना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, या मान लो मुझे दूसरे के इधर इर्द गिर्द घुमाना है, तो अर्थ के अंदर से मुझे बाहर भेजना है ना, अर्थ के अंदर से मुझे बाहर भेजना है, तो मुझे अर्थ की वेलोसिटी को स्केप करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसको हम कहते हैं, जैसे देखो यहां पे देखो, मुझे क्या करना, अर्थ से बाहर भेजना है किसी चीज को, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा है किस चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो देखो, द स्पेसक्राफ्ट मस्ट स्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू आउटर स्पेस, ठीक है ना, उसको करना पड़ेगा टू अचीव दिस, इस चीज को करने के लिए, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होनी चाहिए स्केप वेलोसिटी से।
तो जो ये सैटेलाइट जो यहां से निकल कर भी गया है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होनी चाहिए किससे? स्केप वेलोसिटी की वैल्यू से। अब स्केप वेलोसिटी की वैल्यू देखो, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने ग्रेविटेशन में, इसी में तुम जी की वैल्यू डाल करके तुम दूसरा ये फॉर्मूला पढ़ते हो, जीएम अपॉन आर, ठीक है ना, 2gm अपॉन आर। तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बस यहाँ पे स्मॉल जी की जगह ये वैल्यू डाला है। अच्छा, इसमें जब तुम वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते थे ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो तुम्हारा आंसर आता था 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुम्हें यहां से किसी चीज को बाहर निकालनी है तो तुमको उसकी जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 11.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में, आप इसको 12 मान लो, 12 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, इतनी स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा तब अर्थ से बाहर निकल पाएगा ऊपर की तरफ। ग्रेविटी भी खींचेगी बेटा, ये बात याद रखना। तो ये कुल मिला के पूरी कहानी हो गई हमारी, जो मैं तुमको बोला था कि मैं न्यूमेरिकल में डिटेल में वापस ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल कवर करूंगा, ठीक है ना। बट अब हम पीवाईक्यूज के बारे में बात करते हैं। पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वी विल टॉक अबाउट पीवाईक्यूज नाउ, जो मैंने आपको बोला ना कि विल टॉक अबाउट पीवाईक्यूज। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कोई सीक्रेट है। सीक्रेट बताऊंगा आपको, और बाकी बहुत सारी चीजें ना समय के साथ बदलते रहती है, जो बैच में बताते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने बना दिया, अब बार बार थोड़ी होता है रिपीट, ठीक है ना। 10 बार थोड़ी वीडियो बनाऊंगा इतना हाई क्वालिटी का, इतना अच्छा। तो अब चलते भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे मैंने आपके सामने 2019 से लेके 2025 तक का सारा पीवाईक्यू खोल के रख दिया है, ठीक है ना, कि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाइट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाइट ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब हियो के बारे में पूछ रहे हैं। कहां से शुरू होता है भाई? 35,780 किलोमीटर के ऊपर। हमने बात किया था, क्या ये क्वेश्चन हमने बात किया था? हाँ। देखो ये जो आपको ये मैंने बोला था ना कि वो सारे IRNSS, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये जो एक चार्ट मैंने बताया था, उस चार्ट से क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का। चैप्टर का वेटेज कितना है? अरे याद रखो, चैप्टर का वेटेज यहां पे है आपको 4 से 5 नंबर का, ये चैप्टर का वेटेज है। 4 to 5 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है। चलो ध्यान से देखते हैं। फिर अगला देखो क्या बोला गया, टाइप ऑफ रॉकेट फायर क्रैकर इन दिवाली, नेम द लॉन्चर, PSLV GSLV, नेम द लॉ ऑन विच द वर्किंग इज बेस्ट। किस लॉ पे बेस्ट होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ट होता है। खत्म, 2 मार्क्स मिल गए। देखो यहाँ पे फिक्स लोकेशन कौन बताता है, सेट वेदर सैटेलाइट क्या करता है, इसका लॉन्चर क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया भी था कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। आप मान लेते हो ना मेरी बात, मानो मेरी, कैसा नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूं, सब बता रहा हूं तुमको। देखो, गिव साइंटिफिक रीजन, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय इंडिया। सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कौन कर रहा है? सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कौन कर रहा है? सैटेलाइट सीरीज एग्जैक्टली लोकेट प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए कौन कर रहा है? पढ़ाया आपको सब कुछ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो। चलो आ जाते हैं 2024 के पेपर। व्हाट इज मेड बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 2 नंबर के लिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फॉर्मूला भी बताया तुम्हें, मतलब डेफिनेशन भी बताया, कौन सा है कोई भी लिख दो, PSLV GSLV में से काम हो जाएगा। अच्छा, तो ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज एक्जैक्टली, देखो एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है ना। 2 नंबर का हमारे सामने आ गया, एक न्यूमेरिकल नहीं 3 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ गया हमारे सामने। हम ये न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है ना। व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अलग तरीके से। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय रसिया, रसिया ने सबसे पहला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? ये भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे शेयर किया था। अगला देखो, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन स्पेस टेक्नोलॉजी? सारी चीजें पढ़ाई हैं तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, घुमा फिरा के वही पूछ ले। MEO क्या होता है आपको वो बताना है। फिर देखो, नेम द स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ COEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो इसरो द्वारा भेजा गया था, इसका नाम है स्वयं, SWAYAM, स्वयं, ये याद रखना। टेक्स्ट बुक के अंदर जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंने वो भी आपको समझाया, वो भी आपको कवर कराया है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से देखो, वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, घुमा फिरा के। नेविगेशनल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कह रहा है फॉर्मूला बताओ स्केप वेलोसिटी का। मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताया है, सारे का सारा, दोनों फॉर्मूला आपको मैंने बताया। आप LEO का फंक्शन, हाइट ऑफ LEO बताओ, ठीक है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट
अबव द अर्थ सरफेस कहां से शुरू होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सब पढ़ा है तुमको, ठीक है ना। किस फंक्शनिंग पे लॉन्च व्हीकल किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है। फाइंड द ऑर्बिट इनसाइड जीसैट आईआरएस पीएसएलवी, ये लॉन्चर है, बाकी सब सीरीज है सैटेलाइट के। इंपॉर्टेंस क्या है स्पेस मिशन का, मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे, याद है आपको कि स्पेस मिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वही लिखना है बिल्कुल। चलो आगे आ जाते हैं। 21 में क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर से देखो, डैश इज अ सैटेलाइट, तो व्हीकल कौन है यहाँ पे, पीएसएलवी है, ठीक है। कितने से देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं कह रहा हूं ना बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, पर आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझने की जगह आप पूरे टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है ना, तो बहुत आपका भला हो जाएगा। 2021 में तो मार्च में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था। फिर देखो मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अभी बताया था लास्ट टॉपिक। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, फॉर्मूला लिखना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मार्च 20 में देखो फिर से, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज मून, सबसे नजदीक तो हमारे मून ही है। अच्छा, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कौन सा था, स्पुतनिक, सोच के बताना नीचे। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नाम बता दो, उनका फंक्शन बता दो, सब पढ़ा है तुमको, समझ रहे हो, सब कुछ पढ़ा है तुमको। फिल इन द ब्लैंक्स। द इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर लॉन्चिंग द मंगलयान मस्ट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी की वैल्यू लिख देना 11 पॉइंट व्हाट किलोमीटर पर सेकंड, क्या पढ़ा है तुमको, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पढ़ाया मैंने आपको। व्हाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ पोलर रीजन, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। इफ द मास ऑफ द प्लेनेट इज 8 टाइम्स, अब फिर से एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का प्रूफ टाइप का, ठीक है ना। तो देखो 2 बार न्यूमेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 ही न्यूमेरिकल आई थिंक 5 ही न्यूमेरिकल से इस चैप्टर में कर लेना यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। मैं सारा कुछ कवर करने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहां पे देखो हबल टेलीस्कोप यहां पे रहता है, तो रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हबल टेलीस्कोप क्या है, एलईओ में रहता है ना वो। देखो स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड पूछा, इसको मैनेज करना क्या जरूरत, क्यों जरूरत है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉर्ट में मैंने ये सारे फुल फॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। ये वाला पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बोला। इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से सुनना। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, दिस वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट, बट समय के साथ चीजें बदलते रहती है, तो वो बदलती चीजों को आप सीख सकते हो अगर आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर लेते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, हमारे वेबसाइट का, हर एक चीज का आपको लिंक मिल जाएगा। ये थोड़ा ओके हर एक चीज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न है इस चीज से रिलेटेड, तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात कर सकते हो। नीचे जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से भी बात कर सकते हो। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपके पहला वीडियो या फिर आप लगातार मेरे चैनल से पढ़ते हो, जो भी रहेगा बताना जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारा एक और चैनल है आप लोगों के लिए बनाया है, जिसपे बहुत सारी चीजें हम डालते हैं। आरंभ हमारे बैच का नाम है, अब तक आपको पता चल ही गया होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें हम डालते हैं। बहुत सारे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं एग्जाम के टाइम पे, लैंग्वेजेस सबका, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर सर्च कर लेना इजी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पर टारगेट था 25,000 लाइक का, आपने किया नहीं किया मुझे बताना, मेरे को मन नहीं करता लास्ट में वीडियो खत्म करने का, बट नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इसे खत्म करना जरूरी है। मिलते हैं लाइव बैच के अंदर और मचा देते हैं। हैप्पी लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करो जिसको भी इस वीडियो की नीड है उस तक।